चलिए शुरू करते हैं जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। टारगेट है हमारा सीडीएस और एनडीए वन 2023। सारी कैटेगरी के करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। काफी हाई प्रायोरिटी के करंट अफेयर्स हैं जो पूरे के पूरे यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड हैं। हम एसएससी पैटर्न या बाकी किसी और एग्जाम के लिए कैटर नहीं करते स्पेसिफिकली, टू बी फ्रैंक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत एक्सपेक्टेड है। करंट अफेयर सीरीज है ये, बहुत ही आई मीन हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे चेक कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा। एफकेट में भी इस बार काफी सारे क्वेश्चंस आए थे और सीडीएस और एनडीए में तो आने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे नेशनल और डिफेंस वाली कैटेगरी से। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आता है कि दैट हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया कि ये जो लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर हैं आंध्र प्रदेश के, इनकी एक स्टैच्यू को अनवेल किया। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी फाइट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने रंपा रेवेलियन, एक रेवेलियन था, रंपा रेवेलियन था ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ 1922 में उसको लीड किया। तो गवर्नमेंट ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए पूरी साल कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस करने का प्लान किया है। अल्लूरी सीताराम राजू का जो जन्म है वो हुआ था जुलाई 4 1897। ठीक है, और इनको कहा जाता है मान्यम विरुडू, मतलब हीरो ऑफ द जंगल्स, जो लोकल लोगों द्वारा। ठीक है, आर्म कैंपेन चलाया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बाद में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिस्पॉन्स के लिए जो 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया था उसको अपोज करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे। इस एक्ट में बेसिकली क्या था, जो आदिवासी हुआ करते थे उनका जो फ्री मूवमेंट था उनके खुद के फॉरेस्ट हैबिटेट्स में, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होता था पोडू, उसको प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया था। तो भाई उनके खिलाफ काफी ज्यादा डिसकंटेंटमेंट फैल गया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। तो भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। तो फिर ईस्टर्न घाट रीजन से उनको निकालने के लिए अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों की सेना बनाई। अगर आपको याद होगा तो जो ट्रिपल आर मूवी में जो रामचरण तेजा का जो रोल है वो बेसिकली इन्हीं के रोल से इंस्पायर्ड है। ट्रिपल आर तो हालांकि फिक्टिशियस मूवी है, काल्पनिक मूवी है, लेकिन असली में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नए मेंबर्स आए हैं राज्यसभा में, न्यू नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में आए हैं। उसमें सबसे पहले पीटी उषा हैं, इनको आप जानते ही होंगे। ठीक है, वीरेंद्र हेगड़े हैं, इलिया राजा हैं और केवी विजन प्रसाद है। नेक्स्ट ईएमएम निगेटिव। तो भाई इंडिया का पहला यूनिक ब्लड ग्रुप जो है वो गुजरात के एक आदमी में मिला। ठीक है, जनरली आपको पता है कि चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, इन सब की जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं किस किस को दिए जा सकते हैं, किस किस से रिसीव किया जा सकते हैं, ये आप इस टेबल में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भाई ईएमएम ब्लड ग्रुप जो है वो इनमें से किसी भी रेगुलर ब्लड टाइप्स में काउंट नहीं किया जाता, ये अलग ही काउंट किया जाता। फिर नेक्स्ट आता है नेशनल फ्लैग डे 2022। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फ्लैग डे को इंडिया में? तो इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल फ्लैग डे हर जुलाई 22 को। ठीक है, इसी दिन ट्राई कलर को अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1947। बहुत सिंपल फैक्ट है, इससे ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दिमाग लगाने वाला थोड़ा सा भी आ जाता है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के अनुसार गवर्नमेंट ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड किया। अब नेशनल फ्लैग को दिन और रात दोनों टाइम आप फ्लाई कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो पहले क्या था, जो ट्राइकलर था वो सिर्फ सनराइज और सनसेट के बीच में ही होस्ट किया जा सकता था। ठीक है, अब रात में भी किया जा सकता है। इससे ये जो हर घर तिरंगा अभियान है, जो गवर्नमेंट का हर घर तिरंगा अभियान है कि हर घर पे तिरंगा लहराया जाए, आप लोगों ने भी किया होगा, 26 जनवरी के दौरान किया होगा, उससे उसको बहुत ज्यादा इम्पेटस मिलेगा, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अमेंडेड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या कहता है? क्लॉज 9 ऑफ पैरा 2.2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 has been revised to where the flag is displayed in open or displayed on the house of a member of a public, it may be flown day and night, दिन और रात कभी भी आप उसको hoist कर सकते हो। फिर व्हाट इज राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस
ठीक है। उन्होंने राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार को सेटअप किया, एक नेशनल अवार्ड है जिससे माइनिंग जो होता है पूरे देश में उसको बढ़ावा मिले, उसको प्रमोट करने के लिए ये स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करता है, उन्हें इनाम दिया जाता है अगर वो एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन और ऑपरेशन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स इन कैटेगरीज में किसी भी तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं तो। ठीक है। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार आपके 3 कैटेगरी की मिनरल्स होते हैं, उनमें दिए जाते हैं। ठीक है। 2019, 2020 और 2020 और 21 में 6th नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था माइंस का और मिनरल्स का। अ, या फिर नेक्स्ट आता है भाई द्रौपदी मुर्मू, इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट, उन्होंने शपथ ग्रहण की। तो पीएम मोदी ने इसको बहुत ऐतिहासिक क्षण बताया है, वाटरशेड मूवमेंट बताया है इंडिया के लिए। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, डॉट लाइसेंस की बात करते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर्स में एफ कैट में भी पूछा गया था, है ना, एफ कैट में पूछा गया था, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका पहला खुद का इंटरनेट इंटरनेट वगैरह है। तो भाई देखो, ये मैंने ऑलरेडी आपके जुलाई के करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर रखा है। तो देखो, केरला पहला और ओनली स्टेट है इंडिया में जिसने खुद की इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है, इसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, KFON। ठीक है। ये इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का, डिजिटल गैप जो स्टेट में है उसको एलिमिनेट करना है, ये एम है इनका। गवर्नमेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी क्रिएट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, वो टेलीकॉम सिस्टम को बूस्ट करेगा केरला में। ठीक है। तो केफोन की फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है आपको। अब बहुत जरूरी खबर की 11th एग्रीकल्चर सेंसस 2001-2022 वो किया गया। किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है। 11th एग्रीकल्चर सेंसर है ये, सेंसस है ये। इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है डेटा को गैदर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स पे। ठीक है। ऑपरेशनल होल्डिंग्स जिसमें प्रमुख हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है ये जो डेटा है ना, इस साल ये डेटा आपका स्मार्टफोन्स और टैबलेट से पहली बार कलेक्ट किया जाएगा। इसके बारे में फर्दर अगर हम जाने तो जो फील्ड वर्क है ये अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त में इस सेंसर के लिए फील्ड वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया होगा। 2022 की बात कर रहे हैं हम। तो एग्रीकल्चर सेंसर जो है वो हमेशा 5 साल के बाद होता है। 11th एग्रीकल्चर सेंसस 2021 एंड 2022 वो 2022 में स्टार्ट हुआ कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से। मेन फोकस इनका रहता है इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स एंड एम्पावरिंग देम बाय ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल फार्मर्स। ठीक है। एग्रीकल्चर सेंसस की अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले 1970 1971 में किया गया था, इसीलिए 1970 1971 को रेफरेंस ईयर के तौर पे माना जाता है। अभी तक आपके 10 एग्रीकल्चरल सेंसस हो चुके हैं। लास्ट एडिशन जो था वो 2015 2016 में किया गया था। इस एक्सरसाइज में सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है, स्टेट्स को फंड्स प्रोवाइड कराती है। ये बेसिक आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्टेट्स को फंड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ये सारा काम धाम करने के लिए फंड प्रोवाइड कराती है। फिर अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड के अभ्यास को, जो हीट है मतलब हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट की कैटेगरी में आता है। ये चांदीपुर से लॉन्च किया गया था, बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा के पास में जगह है। अभ्यास को डिजाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE ऑफ DRDO की ही ये एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। ADE की अगर हम बात करते हैं तो ये एरोनॉटिकल सिस्टम्स डिजाइन हाउस है, जो डिजाइन और डेवलपमेंट में जो भी आपके UAVs होते हैं, अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उन सब के डिजाइन और डेवलपमेंट में ये शामिल रहते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिजिनस स्टेल्थ ड्रोन की बात करते हैं। तो इंडिजिनस स्टेल्थ ड्रोन उसने अपनी पहली फ्लाइट ली कहां पे? कर्नाटका में ली। इस स्टेल्थ ड्रोन को, जिसको UCAV भी कहा जाता है, UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयरबोर्न व्हीकल कहा जाता है। ये घातक आर्म्ड स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम जिसका नाम था ऑरा, उसके प्रीकर्सर्स हैं। ठीक है। ऑरा बेसिकली अगर हम देखा जाए, ऑरा एक सेल्फ डिफेंडिंग हाई स्पीड रिकॉनेसेंस UAV है जिसके अंदर वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी भी है। इसको भी डिजाइन और डेवलपमेंट किसने किया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE ने।
फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया जापान की मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जिसका नाम है MPX, ये कंडक्ट की गई जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन नेवी की बीच में अंडमान सी में इसको कंडक्ट किया गया। इसका एम था कि भाई टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रीमलाइनिंग स्ट्रीमशिप एंड कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, नेशनल के भाई हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वो खत्म हो गए, इतने ही थे करंट अफेयर्स नेशनल के हमारे। इससे ज्यादा जुलाई में आपके करंट अफेयर्स नेशनल के नहीं थे। ठीक है, इररेलेवेंट आपको करंट अफेयर्स करने का कोई मतलब नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूँ, मैक्सिमम जो चैनल्स हैं या फिर जो भी है सबको व्यूअरशिप चाहिए, इंक्लूडिंग भी मुझे भी चाहिए कि हाँ यार मेरे करंट अफेयर्स में मेरे वीडियोस हैं, मैक्सिमम उसको पॉपुलैरिटी मिले, लोग देखें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर दूसरे दिन आपको करंट अफेयर्स बताऊंगा, नहीं। करंट अफेयर्स अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मंथली या फोर्टनाइटली करंट अफेयर्स करने चाहिए। अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो मतलब अपने सिलेबस को इग्नोर करके बहुत ज्यादा रेलेवेंट टाइम इसमें दे रहे हो। 30 से लेके 33 क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको उनके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है, या तो वीकली करो या मंथली करो, फोर्टनाइटली भी कर सकते हो, मतलब 15 डेज में भी आप कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स करोगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा, प्रायोरिटी सेटअप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं एम्फेसिस पुट करूंगा कि भाई मेरे करंट अफेयर्स करो। क्यों? क्योंकि ये मंथली होते हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है वही इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ब्रैड पिट की। ब्रैड पिट की बात इसीलिए क्योंकि ब्रैड पिट को फेस ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर है। तो भाई इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोस्पेग्नोसियो। पूछा जा सकता है आपसे क्या होता है? एक फेस ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर है जिसका मतलब है कि इंसान लोगों के चेहरे नहीं पहचान पाता। ठीक है, ये जनरली बर्थ से ही अफेक्ट करता है और पूरी जिंदगी मतलब इंसान इससे ग्रसित रहता है। रेयर डिसऑर्डर है और डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो ब्रैड पिट ने क्लेम किया था कि भाई मुझे जो है वो प्रोसोपेग्नोसियो है। ठीक है, इसके साथ साथ यायर लैपिड जो है वो 14th प्राइम मिनिस्टर बन गए इसराइल के। और केतन जी जैक्सन, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वुमेन जज है। ये जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स है ना, इनको लेके मैं स्लाइड्स नहीं बनाता क्योंकि ये ऑलरेडी जो मैंने बुकलेट आपकी रिलीज कर रखी है व्हाट्सएप पे और इसके साथ साथ टेलीग्राम पे, यहाँ पर आप जाके ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स इनको देख सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं हम I2U2 लीडर समिट 2022। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे पहली I2U2 लीडर समिट में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैं वो भी शामिल रहेंगे इसमें। इसके साथ साथ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर याइर लपेड और यूएई के प्राइम प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और पीएम मोदी, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ये बेसिकली इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्वाड ग्रुपिंग थ्रू वेस्ट एशिया। क्वाड के बारे में आपने देखा था, मैंने पिछली बार आपको बताया था, ये क्वाड वेस्ट एशिया के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसका एम है इनकरेज करना इन्वेस्टमेंट 6 म्यूचुअली आइडेंटिफाई एरियाज में। कौन कौन से एरियाज हैं आपके? वाटर, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस। तो भाई इसी के अंडर में कम से कम $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात आई है इंडिया में। तो एक एग्रीकल्चर पार्क है जिसकी वर्थ है $2 बिलियन। ठीक है, ये मतलब अनाउंस किया गया है कि भाई ये इंडिया में बनाया जाएगा। ठीक है, इसको पार्टली फंडेड किया जाएगा यूएई के थ्रू और बाकी यूएस के प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट रहेगा। टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो इसराइल प्रोवाइड कराएगा। फिर आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। तो भाई टाइम्स ने जो मैगजीन है उसने लिस्ट जारी की है, उसमें अहमदाबाद और केरला को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में जगह दी है। ठीक है, केरला को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट कहा है और अहमदाबाद को सिटी ऑफ हायर लर्निंग का टैग दिया है। फिर श्रीलंका प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022, इतनी उठापटक चल रही है श्रीलंका में, उसके बीच में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो भाई रनिल विक्रम सिंघे जो हैं, ठीक है सॉरी हाँ रनिल विक्रम सिंघे जो हैं, उनको नया श्रीलंका प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया है और दिनेश गुनावर्देना जो है उनको न्यू श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया गया है। फिर एक और खबर, मंकी पॉक्स के सिस्टम और सिम्टम्स की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की और वैक्सीन की बात करेंगे। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि मंकी पॉक्स जो आउटब्रेक हुआ है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की कैटेगरी में है। ठीक है, इट इज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। मंकी पॉक्स होता क्या है? ये एक वायरल जूनोटिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस के थ्रू होता है। मंकी पॉक्स जो है वो एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलता है और इसके साथ साथ पर्सन टू पर्सन भी ये
फैल सकता है। अगर हम पर्सन टू पर्सन की बात करें तो ये कैसे फैलता है, तो एक्सट्रीमली क्लोज कांटेक्ट, जब भी दो पर्सन एक्सट्रीमली क्लोज कांटेक्ट में आएंगे इन्फेक्टेड के साथ, एक इन्फेक्टेड एक नॉन इन्फेक्टेड दोनों आपस में क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, माउथ टू माउथ कांटेक्ट हो रहा है, ज्यादा ही प्यार मोहब्बत दिखाई जा रही है, स्किन टू स्किन और या माउथ टू स्किन कांटेक्ट हो रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, तो भाई इस केस में जो है मंकी पॉक्स आपको हो सकता है। ठीक है, जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है मंकी और मंकी पॉक्स के साथ में, वो इन्फेक्शियस माना जाएगा जब तक उसके सारे जो लीजन्स हैं वो ना गिर जाएं, वो खत्म ना हो जाएं, ठीक है, और एक नई लेयर है स्किन की वो ना फॉर्म हो जाए। ठीक है, कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट जो होता है, क्लोथिंग, बेडिंग, टॉवल्स, ऑब्जेक्ट, सर्फेसेस, इन सब से भी फैलता है। इसके साथ साथ जो आपके कुछ क्लोथिंग के साथ साथ मास्क वगैरह भी अगर आप यूज करोगे इन्फेक्शियस पर्सन के, तो भी आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। इस तरह के ट्रांसमिशन को कहा जाता है फोमाइट, क्लॉथ वगैरह के जरिए जो होता है। ठीक है, अब इसकी वैक्सीन की अगर हम बात करें तो भाई इसकी वैक्सीन जो है, तो भाई स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसी को लगाने की सलाह दी है, कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आप मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के लिए लगा सकते हैं। फिर अब आती है बात यूएस इकोनॉमी की, कि भाई यूएस जो इकोनॉमी है क्या वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, और अगर हाँ तो भाई इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट। तो देखो, यूएस की जो रियल जीडीपी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया है, कम हुई है 0.9% से। कब कम हुई है? सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023, मतलब अप्रैल से लेके जून तक। अब ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जब यूएस की इकोनॉमी में डी ग्रोथ दिखाई दी है, मतलब डी ग्रोथ दिखाई दी है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया है। अब इसका जो इंडिया के लिए इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, तो देखो, यूनाइटेड स्टेट इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारा सामान हम यहाँ से मंगाते हैं। ठीक है, कितना और अगर ये सिस्टम चलता रहा तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी चिंता हो जाएगी। अगर यूएस रिसेशन होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है मार्केट में, तो इंडिया में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे ही आएंगे। इंडिया कितना गुड्स एक्सपोर्ट करता है? तकरीबन $14.3 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करता है यूएस से। ठीक है, तकरीबन 18.2% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का यहाँ से आता है। इसके साथ साथ इंपोर्ट्स पर भी भाई इंडिया जो है यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तकरीबन 80% जो क्रूड कच्चा तेल होता है, कंजप्शन होता है इंडिया का, वो यूएस से मंगाया जाता है। ऑयल प्राइसेस जो हैं उनमें अगर ये ग्लोबल स्लो डाउन हुआ तो उनमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2008 में हुआ था। तो भाई ये थोड़ा सा इंडिया के लिए मेरे ख्याल से पॉजिटिव हो सकता है। क्रूड प्राइस, जो क्रूड प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी डिक्लाइन पे चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व वगैरह है वो भी मजबूत हो सकते हैं इंपोर्ट बिल की वजह से। ठीक है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट, यूएस वेवर टू इंडिया अगेंस्ट कैट्सा सैंक्शंस। कैट्सा होता क्या है? ठीक है, कैट्सा का मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। जो हमारे साथ नहीं है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दो। तो ये कैट्सा अमेंडमेंट है, ये प्रिपेयर किया इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन, उनका नाम है रो खन्ना। ठीक है, उन्होंने ये प्रिपेयर किया, उन्होंने जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि इंडिया को वेवर दिया जाना चाहिए, मतलब इंडिया के ऊपर कैट्सा नहीं लगा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें चाइना को डिटर करना है। तो कैट्सा में क्या होता है? कैट्सा में जो लॉ है, जो कानून है, उसके अकॉर्डिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? सैंक्शंस लगा सकता है कंट्रीज पे। यार टंग कई बार काउट हो जाती है बोलते बोलते। तो सैंक्शंस जो है वो कंट्रीज पे लगा सकते हैं जो भी कंट्रीज मेजर डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से खरीद रही हैं। मतलब यूएस गवर्नमेंट प्यूनिटिव एक्शंस ले सकता है। भाई आपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आपने डील्स करी रशिया के साथ में, तो भाई आपके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शंस में, या फिर जो भी चीजें डिफेंस वाले या इंटेलिजेंस सेक्टर्स में किसी भी तरीके से रशिया से जुड़ी हुई है, तो यूएस जो है वो उनके ऊपर एक्शंस ले सकता है। चलिए अब हम आते हैं स्पोर्ट्स पे। तो स्पोर्ट्स में छोटी छोटी कुछ फैक्ट्स हैं कि स्पोर्ट्स में ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे कुछ फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले विंबलडन 2022 मेंस फाइनल, तो नोवाक जोकोविच जो हैं वो जीत गए हैं 7th विंबलडन टाइटल, और ये उनका 21st ग्रैंड स्लैम है। और विंबलडन वुमेन सिंगल 2022 की विनर की बात करें तो दैट इज एलेना राइबाकिना। ठीक है, फिर वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, तो 94 ईयर ओल्ड भगवानी देवी दागर,
उनको उन्होंने एक गोल्ड जीता है, दो ब्रॉन्ज जीते हैं इंडिया के लिए। ये एक इवेंट कंडक्ट हुआ टेम्पेयर फिनलैंड में जुलाई 10 2022 को। भगवानी देवी ने हिस्ट्री क्रिएट की है एक गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही साथ। 100 मीटर का स्प्रिंट इवेंट था, टाइमिंग उनकी 24.74 सेकंड रही। शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन शॉर्ट पुट एज वेल। चलिए, अब इसके साथ साथ कुछ और खबरें हैं, जैसे कि पीवी सिंधु ने क्या किया, सिंगापुर ओपन 2022 का टाइटल जो है वो जीत लिया, चाइना की वांग जेई को हरा दिया। और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा। और नीरज चोपड़ा जो है वो इंडिया के सबसे पहले इंडियन बन गए जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर जीता। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जुलाई के करंट अफेयर्स थोड़े से कम रह गए, है ना, क्योंकि कम है भाई, जबरदस्ती नहीं बढ़ाना है किसी भी चीज को। तो इसरो की बात करते हैं हम। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया पीएसएलवी C53 को। इसके साथ साथ 3 सिंगापुर की जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो भी उसके साथ में अटैच थी। तो पीएसएलवी C53 सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल का। ठीक है। और एनएसएल क्या है, एनआईएसएल जो है वो कमर्शियल आर्म है इसरो की। कमर्शियल फेज पे जो है वो एनआईएसएल काम करता है। इसको पीएसएलवी C53 की बात अगर हम करें तो इसको लॉन्च किया गया था। ये पहली डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। पोस्ट स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने लाए थे। और या फिर बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी। तो भाई तिहान, तिहान का एब्रिविएशन जो है, एब्रिविएशन तिहान है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, मतलब तिहान। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है टू मेक इंडिया ग्लोबल प्लेयर इन स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचरिस्टिक एंड नेक्स्ट जनरेशन। अब एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन LTTD। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। तो देखो, एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, ठीक है, NIOT ने जो है वो डेवलप किया है। ये खारे पानी को, जो आपका सलाइन या फिर सॉल्टिश या ब्रैकिश सी वाटर होता है, उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये लक्षद्वीप में ऑलरेडी अच्छे से सक्सेसफुली दिखाई जा चुकी है। ठीक है, ये डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो LTTD यानी कि लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी सॉल्ट या सलाइन वाटर को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करती है। ये लक्षद्वीप आइलैंड के लिए काफी ज्यादा सुटेबल थी। क्यों? क्योंकि वहां पर 15 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस सी वाटर में और सरफेस सी वाटर में और डीप सी वाटर में दिखाई देता है, जैसा टेक्नोलॉजी को चाहिए होता है। अब एक और टर्म आता है कि भाई क्रिप्टो जैकिंग क्या है। क्रिप्टो जैकिंग एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को माइंड किया जाता है हैक्ड कंप्यूटर्स के थ्रू। इस डायग्राम से आप वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, ये टर्म आ सकता है आपका। फिर आता है कि भाई अब हम बढ़ते हैं आगे इकोनॉमी की तरफ। हम्म। तो भाई जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको मना कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई आप सर्विस चार्ज बाय डिफॉल्ट जो है वो नहीं लगा सकते। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने गाइडलाइंस इशू की हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर में आता है। कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन होता है अगर आप सर्विस चार्ज को कस्टमर से पूछे बिना होटल्स और रेस्टोरेंट में लगाएंगे तो। ठीक है, इसको लेके एक और न्यूज में पहले से शेयर कर चुका हूं। अब आता है नई जीएसटी रेट्स के बारे में। नई जीएसटी रेट्स हैं वो इफेक्ट में आ चुके हैं जुलाई 2018 से। ठीक है, नई जीएसटी जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो 47th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में। उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। बहुत सारे फूड आइटम्स थे, उनको कॉस्ट क्लियर कर दिया गया, जैसे कि पनीर, राइस, वीट, आपका गुड़ वगैरह होता है, लस्सी वगैरह होती है, जो कि प्री पैकेज्ड होते हैं, लूज वाले नहीं भाई, जैसा कि इस टाइम हल्ला मचा था। तो भाई ये जो भी आपकी प्री पैकेज वाली कैटेगरी में आते हैं वो महंगे हुए थे। ये जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं इनमें तकरीबन कितना 5% का जो है वो जीएसटी लगेगा। ठीक है, लूज अनब्रांडेड अनलेबल्ड जो गुड्स होते हैं उनमें जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो जीएसटी रेट्स हैं होटल्स के लिए, बैंक सर्विसेज के लिए, वो भी हाइक कर दी गई। ठीक है, नए जीएसटी रेट जो बैंक सर्विसेज के लिए हैं, जिसमें चेक्स वगैरह इशू करने के लिए जो बैंक फी चार्ज करते हैं,
ठीक है, आपकी चेकबुक इश्यू करने के लिए वो अब टोटल कितना रहेगा, वो टोटल रहेगा 18% पे। ठीक है, होटल रूम के एक्सपेंसिव हो जाएंगे, उन पे तकरीबन 12% का जीएसटी लगेगा। जैसा और अभी क्या है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते थे। फिर बात करते हैं इंडिया जीडीपी 2022। फिक्की सर्वे ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट आपका 7% पे कट डाउन कर दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, उन्होंने क्वार्टरली सर्वे जो जुलाई 21 को लॉन्च किया। सर्वे में इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7.4% से 7 पे उन्होंने कम कर दी है। ठीक है, इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट जो फिक्की सर्वे में वो आरबीआई की प्रोजेक्शन से भी कम है, जो आपका 7.2% था। ये बेसिकली यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर के यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ही सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर अब आगे बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट 2022, दैट इज इंदरमीत गिल। ठीक है, वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया। ही इज द सेकेंड इंडियन टू बी अपॉइंटेड। फिर नेक्स्ट बीएसएनएल बीबीएनएल मर्जर 2022। तो कैबिनेट ने बीएसएनएल रिवाइवल प्लान के अंतर्गत में बीएसएनएल बीबीएनएल का मर्जर जो है, इन दोनों की गठजोड़ को मंजूरी दे दी है। रिवाइवल मेजर्स जो है वो फ्रेश कैपिटल लाने की कोशिश करेंगे बीएसएनएल सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए, इसकी बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करेंगे, स्पेक्ट्रम वगैरह है वो एलोकेट किए जाएंगे, फाइबर नेटवर्क को अच्छे से बना ऑगमेंट किया जाएगा। बीबीएनएल यानी कि भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड की फाइबर नेटवर्क के साथ मिला के जो आपका बीबीएनएल है, इसका जो मर्जर होगा बीएसएनएल के साथ में, इससे बेसिकली दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। फिर एफडीआई इन इंडिया 2022 की बात करते हैं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र जो हाईएस्ट एफडीआई स्टेट्स रही हैं इंडिया में, मतलब इनके पास सबसे ज्यादा फॉरेन क्या बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है, तो रिसेंट स्टेटमेंट जो यूनाइटेड यूनियन गवर्नमेंट ने जारी किया, कर्नाटक को 37.55% का एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इंडिया में मिला है। इसके बाद महाराष्ट्र को 26.26% एफडीआई 26% एफडीआई मिला है। हाईएस्ट एफडीआई इंडिया में सिंगापुर से आता है। ठीक है, उसके बाद यूएसए में, यूएसए सिंगापुर से 27.01 और यूएस से आता है 17.94%। ये दोनों कंट्रीज जो हैं टॉप 2 नेशंस पे आती हैं एफडीआई इक्विटी फ्लोज में जो इंडिया में होता है। इसके बाद आता है भाई आपका मॉरिशस। ठीक है, और फिर नीदरलैंड और फिर स्विट्जरलैंड। फिर आगे चलते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 की बात करते हैं। तो भाई देखो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें कर्नाटक, चंडीगढ़ और मणिपुर जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में टॉपर आए हैं। कौन प्रिपेयर करता है इसे? प्रिपेयर करता है नीति आयोग। ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जिससे एवेल्युएट किया जाता है डेवलपमेंट जितना हुआ है कंट्री के इनोवेशन इकोसिस्टम में। ठीक है, इंडेक्स क्या रैंक करता है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, उनके इनोवेशन परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके बीच में किस तरह का कंपटीशन हो रहा है उसके बेसिस पे बहुत सारे पिलर्स और सब पिलर्स बना रखे हैं, उसके बेसिस पे कंपैरिजन होता है। ठीक है, स्टेट्स में कर्नाटका हाई आया है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मणिपुर हाई है, और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ इज द टॉप रैंक। फिर अब हम आ जाते हैं भाई इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में सबसे पहले 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वो फुली फंक्शनल हो चुका है। ये बनाया कहाँ गया है? ये बनाया गया है रामागुंडम तेलंगाना में। किसने बनाया है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने इसको, इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 मेगावाट है, टोटल 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, लेकिन 20 मेगावाट अभी ऑपरेशनल इसकी हो चुकी। फिर आता है भाई एपिहेलियन फिनोमेना 2022 इन इंडिया। कब होता क्या है कि जब अर्थ एपिहेलियन पे होती है, तो भाई देखो, एपिहेलियन वो पॉइंट होता है किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट का, कॉमेट का या बाकी बॉडी का, जब वो सन से सबसे ज्यादा दूर होती है। एपिहेलियन में जो डिस्टेंस होता है भाई आपका अर्थ का सन से, वो सबसे ज्यादा होता है, और पेरीहेलियन में क्या होता है आपका सबसे कम होता है। इसी तरीके से अपोजी और पेरिग्री नाम के दो वर्ड्स हैं जो मून के अर्थ के हाईएस्ट डिस्टेंस और लोएस्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो जब भी अर्थ एपीहेलियन पे होती है, जैसे कि जुलाई की स्टार्टिंग में अर्थ जो है वो एपीहेलियन पे है, तो तकरीबन चार इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 48 लाख समथिंग जो किलोमीटर है वो सन से फर्दर होती है, जबकि वो जुलाई में होती है उसके कंपैरिजन। ठीक है। एपीहेलियन और पेरिहेलियन जो वर्ड्स हैं आपके, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। एपो का मतलब दूर, और पेरी का मतलब होता है पास, और हेलियोस का मतलब होता है सन, इसीलिए एपीहेलियन एंड पेरिहेलियन। ठीक है। तो ये फिनोमेना जो है 2022 में इंडिया में हुआ। और उसके बाद, हाँ ये मैंने बता तो दिया यार। हाँ, पेरी की अपोजी भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। पेरी जी का मतलब जब अर्थ जो मून होता है वो अर्थ से सबसे पास होता है, और अपोजी मतलब जब मून होता है अर्थ के ऑर्बिट में सबसे ज्यादा उससे दूर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं बक मून की। बक मून 2022। तो बक मून जो जुलाई 13 को ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व नहीं किया गया, जो आया। ठीक है। तो वो बेसिकली बक मून होता है ब्राइटेस्ट मून ऑफ द ईयर ड्यू टू हिज क्लोजनेस टू अर्थ। इस टाइम पे जो मून है ना काफी बड़ा बड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। ये जो सुपर फुल मून होता है, इसको बक मून भी कहा जाता है। इसका नाम, ये जो हिरन वगैरह होते हैं ना, इनके एंटेलर्स के ऊपर होता है, क्योंकि इस तरह का शेप होता है ना उसमें। इस सीजन में उनकी जो शेप्स वगैरह जो इनके एंटलर्स का शेप है वो फुली ग्रोथ में आ जाता है। ठीक है। जो लास्ट सुपर मून था उसको स्ट्रॉबेरी मून नाम से जाना गया, वो जून 14 को मतलब दिखा था। ठीक है। सुपर मून ऐसे टाइम पर आया है जब अर्थ आपका एपिहेलियन पे है, फार्देस्ट पॉइंट पे है सन से। और अगर हम सुपर मून की बात करें तो सुपर मून एक फुल मून होता है, जो कोइंसाइड करता है पेरिगी के साथ में, जब मून का ऑर्बिट अर्थ के सबसे क्लोज होता है। सुपर मून में आप देख सकते हो जो मून है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा और ब्राइटर दिखाई देगा। टर्म जो सुपर मून है 1979 में एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नॉल ने इसको कॉइन किया था। उनकी डेफिनेशन जो सुपर मून की थी वो ये: अ फुल मून दैट टेक्स प्लेस विद इन 90% ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ। ठीक है। और बाद में नासा ने जो है एनएसए, उस सॉरी नासा 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 ने भी ये डेफिनेशन अडॉप्ट कर ली। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो नर्मदा रिवर पे बिल्ड किया जाएगा, जो ओमकारेश्वर डैम है वहां नर्मदा रिवर खंडवा में। इसकी कॉस्ट रहेगी 3,000 करोड़ के करीब। ठीक है। 600 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट होगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर जो है वो यहाँ पर बनेगा। इससे खंडवा जो है वो ओनली डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मध्य प्रदेश में, जिसके बाद थर्मल पावर स्टेशन भी है, हाइड्रो पावर स्टेशन भी है, और सोलर पावर क्या नाम है प्लांट भी रहेगा। अब उसके बाद में सबसे आखिरी खबर आपकी आ जाती है, न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया 2002। तो 15 अगस्त नजदीक आते आते ना इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 75 प्लस रामसर साइट्स का लक्ष्य रखा था। तो नए 5 रामसर वेटलैंड साइट्स को डिजिग्नेट किया गया। इससे पहले 49 उसकी नंबर था रामासर साइट्स का, जो आपका 54 पे पहुंची। सबसे पहले आपका डिजिग्नेट किया गया करिकिली वर्ल्ड सेंचुरी को। ठीक है। ये 61.21 हेक्टेयर प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कांचीपुरम में है, तमिलनाडु में, चेन्नई से 75 किलोमीटर दूर है। फिर उसका सेकंड आता है पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ये वेटलैंड भी एक फ्रेश वाटर मार्श है जो चेन्नई में लोकेटेड है। इट इज द ओनली सर्वाइविंग वेटलैंड इकोसिस्टम ऑफ द सिटी एंड अमंग द फ्यू एंड द लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड्स ऑफ साउथ इंडिया। फिर आता है पिच्चावरम मैंग्रोव। तो ये भी कडलोर डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु की है वहां के पास में सिचुएटेड है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया की कैटेगरी में आता है, तकरीबन 1100 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है। फिर आता है पाल वेटलैंड। पाल वेटलैंड जो है वो मिजोरम के लार्जेस्ट नेशनल वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। इसके पास में ग्रीन वुडलैंड्स हैं, जो जंगल है वो उसके पास में है। बहुत रिच डाइवर्सिटी है एनिमल स्पीसीज की। यहाँ पर काफी सारे, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स रेंज के बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है सख्य सागर। ये इंटीग्रल पार्ट है माधव नेशनल पार्क एंड शिवपुरी मध्य प्रदेश। तो भाई इसके साथ ही आपके जो करंट अफेयर्स हैं खत्म हो जाते हैं। जुलाई के ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है। लिमिटेड ही पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया, एंड आई विल रिपीट अगेन, अननेसेसरी भाई नहीं पढ़ना। आपको अननेसेसरी पढ़ोगे बहुत घाटे में रहोगे। उस दिन कोई एक बच्चा जो था वो क्लास में ग्रुप में पूछा था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसने पूछा कि एक कोई सर्टेन चैनल की उसने बायोलॉजी की जो है वो सीरीज, पूरी साइंस की सीरीज उसने शेयर की और बोला कि इज इट इनफ और नॉट। तो भाई वो थी तकरीबन 30 से 40 घंटे की। मैंने कहा भाई इतना क्यों कर रहे हो यार, 30-40 घंटे आपको देने के लिए नहीं है। आप किसी बड़े, बहुत ज्यादा बड़े लेवल के एग्जाम की सिविल्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो।
दिक्कत बच्चों के साथ में ये आती है कि भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सीडीएस की और एनडीए की, और मटेरियल हम पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज का। तो भाई सिविल सर्विसेज का मटेरियल पढ़ोगे तो सिविल प्रिपरेशन कर लो ना, फिर ये क्यों कर रहे हो सीडीएस की, है ना? सीडीएस मतलब आप 2-3 महीने के अंदर अच्छी सी प्रिपरेशन करके एग्जाम दे लो, 12 महीने आपको प्रिपरेशन नहीं करनी। 12 महीने वाली प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो जब आप 2-3 महीने की प्रिपरेशन कर सकते हो? तो फिर मैंने उसको अपनी क्या ना बोलते हैं, साइंस की प्लेलिस्ट के बारे में बताया, जो 10 से 11 घंटे की है। मैंने कहा ये कर ले भाई, हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वो भी अपलोड की जा रही है। आपका एंशियंट और मेडिवल आ चुका है, और 1-2 दिन के अंदर जो आपको मॉडर्न के 2 लेक्चर्स है वो भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपका 10-12 घंटे का रहेगा, 10-12 घंटे में सब सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से करंट अफेयर्स बहुत सिलेक्टेड करवा रहा हूँ, उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होंगे। नया सीडीएस और एनडीए का जो बैच है वो 1 मई से फंक्शन उसका स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपके 1 अप्रैल से होंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप सब जगह जो है उस बैच के रिलेशन में मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, अच्छी खासी पोस्ट बनाऊंगा, सारी डिटेल्स होंगी उसमें। उन पोस्ट को देख के आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट्स दैट हाउ आर यू आर टेकिंग दिस करंट अफेयर्स। क्या आप इनका रिवीजन अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कम से कम 5-6 बार तो रिवीजन भाई लगेगा ही लगेगा। और क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई, क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ से, कहीं और से नहीं आएंगे, यहाँ से आएंगे। ठीक है, देखो, अगर आप किसी जगह से 10-1000 करंट अफेयर्स पढ़ते हो, 15 करंट अफेयर्स आते हैं, रेशियो क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप किसी जगह से 500 या 400 करंट अफेयर्स पढ़ते हो और वहां पे 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि रेशियो किसका अच्छा है। तो ये वाला रेशियो है ना, ये वाला रेशियो हमारा है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।